क्वेश्चन करो। इस पे क्वेश्चन ही कर रहे थे सेंटर ऑफ मास पे, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस पे जो क्वेश्चन करेंगे फिर इंटीग्रेशन का यूज देखते हुए तब करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन और कर लो। लिखो ए मैन ऑफ मास m1, ए मैन ऑफ मास m1 is a man of mass m1 is standing on a platform. A man of mass m1 is standing on a platform of mass m2. Standing on a platform of mass m2 ठीक, mass m2 kept on a smooth horizontal surface. Kept on a smooth horizontal surface. ठीक है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है। लिखो द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। द मैन स्टार्ट्स मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म with a velocity v. Man starts moving on the platform with velocity v relative to platform. ध्यान रखना लैंग्वेज पे, velocity v लिखना relative to platform. velocity v relative to platform. ठीक, तो तुमको बताना है velocity v relative to platform. Find recoil velocity of platform. Find recoil velocity of प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की क्या बतानी है? प्लेटफॉर्म की बतानी है रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक्शन का क्या बताना है? रिएक्शन। मतलब मैन वैसे ही जैसे पहले किया था, मैन प्लेटफॉर्म पे जा रहा है तो मैन राइट साइड जा रहा है, प्लेटफॉर्म किधर भागेगा? लेफ्ट साइड। तो किस वेलोसिटी से प्लेटफॉर्म जाएगा ये बताना है। अगर ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है कुछ, और लैंग्वेज पे ध्यान देना किसके रिलेशन में वेलोसिटी बताया है। तो m1v by m1 plus m2। सेकेंड ऑप्शन है m2v by m1 plus m2। थर्ड ऑप्शन है m1v, या ऐसा करो, ठीक है, m1 m2 इंटू v डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और d नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस। ट्राई कर सकते हो तो सोच सकते हो, 1 मिनट सोचो। देखो यहां पे क्या है कि मैन और प्लेटफॉर्म क्या है? सिस्टम है। बताया मैन और प्लेटफॉर्म क्या है? सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है जो तुम लोग बोलते हो सिस्टम हो गया? वो वाला सिस्टम नहीं है। तो मैन और प्लेटफॉर्म सिस्टम है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैन क्या होगा? प्लेटफॉर्म पे इधर जाएगा। अगर प्लेटफॉर्म पे इधर जाएगा तो प्लेटफॉर्म भी क्या होगा? एक्शन का रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में भागेगा। यहां पे मैन प्लस प्लेटफॉर्म क्या है? सिस्टम है। तो जो भी फोर्स लग रहा है मैन चलेगा, उसका एक्शन प्लेटफॉर्म पे होगा, तो रिएक्शन भी कौन देगा? प्लेटफॉर्म देगा। तो एक्शन रिएक्शन जो भी है इन्हीं दोनों के बीच हो रहा है, मतलब सिस्टम के अंदर के ही ऑब्जेक्ट के बीच हो रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है? इंटरनल हो रहा है। बाहर से फ्रिक्शन वगैरह नहीं, एक्सटर्नल जीरो है। तो हमको चूंकि वेलोसिटी डील करना है, तो वेलोसिटी कहां से डील होगा? मोमेंटम से। तो हमको पता है सिंपल, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व। सिंस इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इंटरनल है तो एफ एक्सटर्नल क्या है? जीरो है। तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। यानी लीनियर मोमेंटम अगर p से लिख रहे हैं तो p क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? सिंपल सा पता है, बताया है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, कॉलिजन में भी यूज किया है। F इक्वल टू क्या बोलते हैं? dp बाई dt ना।
F इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अगर F जीरो है तो डी पी बाई डी टी जीरो है, यानी P क्या है, कांस्टेंट है, यानी पहले जितना मोमेंटम होगा बाद में भी उतना ही मोमेंटम होगा। अब मामला ये है कि पहले तो प्लेटफॉर्म रेस्ट में है, पर्सन m1 मास का है, ये चलना शुरू कर रहा है, प्लेटफॉर्म का मास क्या है, m2 है। ध्यान रखो तुमको वेलोसिटी v बता रखा है, किसका, मैन का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन में लिखा है किसके रिस्पेक्ट में, सरफेस। वेलोसिटी v किसके रिस्पेक्ट में v लिखा है, साफ साफ लैंग्वेज लिखा है, v साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म। तो ये v किसके रिस्पेक्ट में है, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है। अच्छा, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में है, तो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से जा रहा है, v। सरफेस तो नीचे ग्राउंड हो गया ना, तो ग्राउंड अगर ये मान लो प्लेटफॉर्म कितना से जा रहा है पीछे, तो हमने मान लिया प्लेटफॉर्म जा रहा है v डैश, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म की जो वेलोसिटी v डैश हमने माना, ये किसके रिस्पेक्ट में माना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फ्लोर। ये जो हमने माना है विथ रिस्पेक्ट टू क्या माना है, फ्लोर। और बताना भी क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की ही रिक्वायर्ड वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू, जब कुछ नहीं बोला गया तो किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, फ्लोर के रिस्पेक्ट में या ग्राउंड के। तो प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमको ये बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या फ्लोर। पर पर्सन का जो दे रखा है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म दे रखा है। अब तो पर्सन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है v, तो विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर या ग्राउंड क्या होगी पर्सन की वेलोसिटी, क्या होगी बता सकते हो। पर्सन v वेलोसिटी से राइट साइड जा रहा है और प्लेटफॉर्म v डैश वेलोसिटी से किधर भाग रहा है, लेफ्ट साइड। तो नेट वेलोसिटी कितने से बढ़ पाएगा पर्सन, जो वो दोनों से फ्रैक्शन करके जाएगा, यानी पर्सन की नेट वेलोसिटी ये होगी v माइनस वी डैश। बात समझ में आ रही है, v माइनस वी डैश, ये वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर आया। v किसके रिस्पेक्ट में था, प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। समझो तुम अगर प्लेटफॉर्म में हो, कोई प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और तुम जा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड से, तो तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। अगर प्लेटफॉर्म रुका है, अब फ्रिक्शन नहीं है, रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन होता है, तो तुम बेंच पे चढ़ के पार हो जाओगे। तो जिस वेलोसिटी से बेंच पे चढ़ के पार हुए, तुम्हारी वेलोसिटी वही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता, बेंच भी पीछे भागने लगता, या तुम जो इस पे जा रहे हो प्लैंक पे या प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म भी क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण पीछे भागेगा, ठीक है ना। तो पीछे भागेगा, प्लेटफॉर्म का मतलब कोई लकड़ी या वुडन कुछ भी ऐसा है जो कि फ्रिक्शन नहीं है, पीछे भागेगा। तो तुम जब प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो और प्लेटफॉर्म 2 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, एक्शन का रिएक्शन, तो तुम नेट कितना से बढ़ पा रहे हो, 3 से। तुमको प्लेटफॉर्म हेल्प नहीं कर रहा, 5 माइनस 2 क्या होगा, 3। नेट वेलोसिटी तुम्हारी हो जाएगी v माइनस वी डैश विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर। समझ में आया। तो दोनों की एक के रिस्पेक्ट में लिखना है। अच्छा, तो एक्सटर्नल फोर्स 0, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या बोलोगे, फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियली तो प्लेटफॉर्म क्या था, रेस्ट में था, और पर्सन भी क्या था, इनिशियली दोनों क्या है, रेस्ट में है। लिखा है ना कि इनिशियली सब रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, 0। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, पर्सन का मोमेंटम और प्लेटफॉर्म का मोमेंटम। पर्सन भागने लगा, राइट साइड चलने शुरू किया, और प्लेटफॉर्म लेफ्ट साइड जाना शुरू किया। तो नेट मोमेंटम क्या लिखेंगे, पर्सन का मास इंटू पर्सन की वेलोसिटी। पर्सन का मास m1 और वेलोसिटी क्या है, v माइनस वी डैश, और इसका मास प्लेटफॉर्म का m, और वेलोसिटी क्या है, v डैश। और कुछ क्या लिखे बीच में, सबट्रैक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। राइट साइड अगर प्लस लिखा है तो लेफ्ट साइड क्या होगा, माइनस। तो पर्सन का मोमेंटम प्लस में है, तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म का क्या होगा, माइनस में होगा। यहां से हमको क्या निकालना है, सॉल्व करके v डैश निकालना है। अच्छा, इसका क्या लिखा है, इसका m2 लिखा था ना प्लेटफॉर्म का, तो इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कर लोगे तो उधर जाएगा तो क्या होगा, m1 v माइनस m1 v डैश, m1 v डैश इक्वल टू क्या बोलेंगे, उधर अगर ले जाएंगे तो m2 v डैश इक्वल टू क्या बोलेंगे, m2 v डैश, ये बोलेंगे। इसको उधर ले गए, सॉल्व किया, हमको v डैश चाहिए। एक काम करो, v डैश वाले को एक तरफ भेजो, तो v डैश वाले को एक तरफ भेजोगे तो m1 v इक्वल टू m1 प्लस m2, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, v डैश। तो यहां से हमको प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी निकालनी है, तो v डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v बाय m1 प्लस m2। समझ में आया। अब यहां पे एक बात समझना, ठीक है, हमने कैसे किया, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन में बोला गया था पर्सन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है,
प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में। अगर बोला जाता क्वेश्चन में कि पर्सन की वेलोसिटी जो है v विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर है या सरफेस है, तब क्या करते? जोड़ना पड़ता। अगर यहां क्वेश्चन में लिखा होता कि वेलोसिटी v है इसका रिलेटिव टू फ्लोर, तो क्या होता? क्यों जोड़ोगे? इतना खतरनाक क्यों सोचते हो? सिंपल क्यों नहीं सोच सकते हो? सिंपल क्यों नहीं सोचते हो? अगर इसका ऑलरेडी विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर दिया होता तो फिर हम क्यों ही निकालते? विथ रिस्पेक्ट टू फ्लोर ही तो निकाले ना, v माइनस वी डैश करके, ऑलरेडी फ्लोर के रिस्पेक्ट में दिया ही है तो वही यूज करेंगे हम। तो दोनों का एक के रिस्पेक्ट में निकालना था ना मोमेंटम। ऐसा नहीं कर सकते कि एक का मोमेंटम बात कर रहे हैं कोई वेक्टर क्वांटिटी, एक का फ्लोर के रिस्पेक्ट में, एक का प्लेटफॉर्म। दोनों का प्लेटफॉर्म क्या है या दोनों का फ्लोर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे में अगर ये इसका फ्लोर के रिस्पेक्ट में v दिया ही होता तो फिर हम क्यों ही निकालते? फिर हम सीधा लिखते m1v इक्वल टू m2v डैश। बात समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन वो होता तो फिर हम क्यों ही उतना मेहनत करते? तो फिर हम सिंपल ये करते m1v इक्वल टू m2v डैश। तो सिंपल v डैश इक्वल टू क्या आता? m1 बाय m2 इंटू v। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन अगर सिंपल बनाना हो, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन को हम गलत कर दे। सिंपल अगर बोलना हो तो फिर उसका फ्लोर के रिस्पेक्ट में दिया तो फिर सिंपल बात है, मोमेंटम कंजर्व। अभी भी मोमेंटम कंजर्व किए, बस अभी चक्कर क्या था कि हमको दे रखा था वेलोसिटी किसके? प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के नहीं दे रखा था। क्लियर है बात? जो नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन कई टाइप के किए, अब जो इसमें देख रहे हैं इंटीग्रेशन टाइप कई क्वेश्चन। तो अब तक जितना क्वेश्चन किए हैं सब मैक्सिमम पहले के ही क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। कुछ जेई मेन का था, कुछ एडवांस का था, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किया। अब इसमें एक टाइप बचता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास या मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे कर लो, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या चीज है देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मेनली एडवांस में बनते हैं। मेंस में भी पूछा गया, ऐसा नहीं मेंस में नहीं पूछा जाता, पर मेंस में इनिशियल लेवल का पूछा जाता है। इस पैटर्न में बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी इसके हेल्प से हम और कई टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मेंस एडवांस में ज्यादा अंतर यही है कि मेंस में या तो थोड़े से दो चार फॉर्मूले बेस्ड क्लब करके कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है या फिर डेरिवेशन का इनिशियल बेसिक पूछा जाता है। एडवांस में वही है कि उसी डेरिवेशन बेसिस पे मैथ अप्लाई करके, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब अप्लाई करके उसके डेरिवेशन किसी चीज का जो करते हो उसके बीच के प्रोसेस से डिराइव करके चीजें निकालनी पड़ती है। तो देखेंगे, तो बीच के प्रोसेस से कॉन्सेप्चुअल क्रिएटिविटी से मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा बढ़ा के वही एडवांस का क्वेश्चन बन जाता है। तो देखते हैं ये टॉपिक। बेसिक जो पढ़ा रहा हूं तो आपको बोर्ड के लिए भी पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, और उसमें फिर आगे जब बढ़ेंगे एक दो लेक्चर के बाद तो एडवांस वाला है। तो खैर ठीक है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है कि मान लो कुछ भी है, से रॉड है, ठीक है ना। एक तो हम बोलते हैं क्या कि रॉड का मास, मान लो रॉड का मास क्या है, यूनिफॉर्म है। एक तो बोलते हैं रॉड का मास यूनिफॉर्म है, यानी पूरे रॉड का मास एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, और टोटल मास रॉड का क्या है, कैपिटल एम है। तो टोटल मास रॉड का अगर एम है तो सेंटर ऑफ मास का हम बोलते हैं, बीच में बोलते हैं m/2 बोल देते हैं। ये तो बेसिक हो गया जो अभी तक किए थे। अब क्या बोल रहे हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे मान लो बोल देगा कि मास जो है से कुछ भी है, ऐसे है, समझो m/l कुछ l + x। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल मास जो इसका है, मान लो इस रॉड का मास जो है, मास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या है कि m/l मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने तीन तरह का बताया था ना डेंसिटी। एक लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, एक 2 डायमेंशन के लिए एरिया डेंसिटी मास पर यूनिट एरिया, एक 3 डायमेंशन के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर रॉड को से थिकनेस नेग्लिजिबल करे, रॉड का लेंथ ज्यादा होता है और डायमेंशन के कंपेयर में, तो 1D अगर कंसीडर करते हैं तो क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। मान लो रॉड की डेंसिटी दे रखी है, लैम्डा से लिखते थे, लैम्डा से लिखते थे मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा से लिखा करते थे मास पर यूनिट एरिया, और रो से लिखा करते थे मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंबल कोई भी लिखो, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। तो मान लो मास की डेंसिटी रो दे रखी है, मास इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखा है m/l × l + x। x क्या है, x मान लो यहां से डिस्टेंस है, समझना बात को। अगर x की वैल्यू यहां रखेंगे तो मास यहां तक का कितना आएगा, m/l × l + ये वाली डिस्टेंस। अगर यहां तक देखेंगे तो ये आएगा m/l × l + ये वाली डिस्टेंस। यहां तक देखेंगे m/l × l + ये डिस्टेंस, यानी अलग अलग डिस्टेंस तक अलग अलग मास हो रहा है ना। हम पूरा नहीं लिख सकते कि यहां पे कि ये पूरा मास इतना है तो आधे का मास m/2 हो गया, फिर आधे का हो गया m/4,
इस तरह से नहीं कर सकते। यहां पे बात समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूं? बाकी फिर डिटेल आगे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगा। अभी मैं फिलहाल जो बताना चाह रहा हूं उस पर फोकस करना, उसको समझना, इस चीज को ध्यान से समझना, तो आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना आएगा। अच्छे क्वेश्चन में बहुत जरूरी होता है इंटीग्रेशन अप्लाई करना आना। चलो अब देखते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालना था, इसी का मास मतलब इसी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, सॉरी इसी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास, मान लो इसको 1D कंसीडर किया, तो ये एक्सीएम है, एक्सीएम। तो एक्सीएम कैसे लिखते थे? एक्सीएम का, वाईसीएम का या जेडसीएम का ये ऐसे लिखते थे कि ये पता है सिग्मा एमएक्स बाय सिग्मा एम, इस तरह से लिखते थे। सिग्मा एमएक्स का मतलब क्या है? एक मास लिया, उसका डिस्टेंस पता किया, फिर दूसरा छोटा मास लिया स्मॉल, उसका डिस्टेंस पता किया, तीसरा स्मॉल मास, उसका डिस्टेंस, चौथा स्मॉल मास, इस तरह से मास यहां से लेकर हर एक छोटा 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 मास रखते गए टिल पूरी लेंथ तक। पूरी लेंथ मान लो x है और डिवाइड बाय क्या कर दिया? टोटल मास। वही करते हैं ना, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 टिल mn xn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn। उसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं समीशन। इसी को मैं इंटीग्रेशन से लिख रहा हूं, कैसे समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। अब इस पूरे का सेंटर ऑफ मास निकालना है और मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मास जो है ऐसा नहीं है कि आधा पार्ट का m/2 m/4, मास चेंज हो रहा है अलग अलग जगह पे। तो ऐसे में क्या है कि हम क्या किए, इसका बहुत ही स्मॉल पार्ट का ही कंसीडर कर लिए। जहां इच्छा हुआ, मान लो हम यहां पे एक स्मॉल पार्ट कंसीडर किए, इसका मास कुछ होगा, एक छोटा टुकड़ा कहीं ले लिए, इसी रॉड पे छोटा टुकड़ा आप कहीं ले लिए, इस छोटे टुकड़े का मास मान लो डीएम है, इस छोटे टुकड़े का मास डीएम है, और ये टुकड़ा ओरिजिन से कहीं ना कहीं होगा। तो इस छोटा टुकड़ा है तो इसका सेंटर मास ओरिजिन से क्या है? मान लो x डिस्टेंस पे है, और हमने ओरिजिन माना इस लाइन को x इक्वल टू 0। तो एक स्मॉल एलिमेंट लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया कहीं पे भी डीएम मास का, और उसका सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। एक स्मॉल मतलब बहुत पतला है, दिखाने के लिए इतना चौड़ा बनाया है, इससे भी कम चौड़ा है, लगभग पॉइंट साइज का है। तो अगर एकदम बहुत पतला ऑब्जेक्ट है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी पे कहीं होगा, तो उसके लिए डिस्टेंस को हम x लिख सकते हैं। इस तरह से अगर मैं एक और डीएम यहां ले लूं, इंटू एक्स कर लूं, तो ये डीएम इंटू एक्स होगा, फिर एक और डीएम एक्स कुछ डिस्टेंस पे, फिर एक और डीएम कुछ डिस्टेंस पे, फिर एक और डीएम इसकी तरह एक और डीएम, इस तरह से एक और डीएम उसका डिस्टेंस, दूसरा डीएम उसका डिस्टेंस, तीसरा डीएम उसका डिस्टेंस, चौथा डीएम, उतनी ही थिकनेस का डीएम रखते चले जाएं पूरे लेंथ तक, तो हमको सबका मास इंटू एक्स मिल जाएगा। और सबके मास इंटू एक्स का समेशन यही है, डिवाइड बाय टोटल मास। जो समेशन है वही काम क्या करता है? इंटीग्रेशन करता है। तो अगर मैं इसका एक्सियम लिखूंगा तो जरा समझना ध्यान से, इसी चीज को लिख रहा हूं। तो एक छोटा सा मास लिया डीएम, और उसका डिस्टेंस हमने देखा कितना है, तो से x है, ठीक। इस तरह से दूसरा डीएम लेंगे, उसका डिस्टेंस, फिर तीसरा मास लेंगे। इस तरह से कहां से? यहां से रखना शुरू करेंगे मास को, और कहां तक रखेंगे? यहां तक, तो पूरा रॉड कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या? समेशन मतलब इंटीग्रेशन पूरे रॉड तक, डिवाइड बाय m1 m2 m2 समेशन m। समेशन m का मतलब क्या है? डीएम टोटल मास। उसको ऐसे लिख सकते हैं एक्सियम, यानी एक्सियम इक्वल टू xdm बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। उसी तरह से ये चूंकि 1D है तो एक्सियम देखा, 2D होता है तो सिमिलरली वाईसीएम क्या बोलते हैं? वाईडीएम, वाई कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, ठीक। उसी तरह से अगर 3D होता है तो सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन जेड कोऑर्डिनेट एक का इनटू स्मॉल मास डिवाइड बाय टोटल मास। ये समझ में आया लिखना क्या लिखा? ये अगर समझ में आया तो इसको नोट करो, फिर ज्यादा अच्छा और होगा। जब मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा, प्रीवियस सीरीज पूछा हुआ है, तो ठीक। एक क्वेश्चन लिखो, ये मैं ही कराऊंगा लेकिन क्वेश्चन लिखो फिलहाल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। लिखो लीनियर डेंसिटी, लिखना लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, यानी बॉडी को 1D कंसीडर किया गया है। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L, लीनियर डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L लेंथ का एक रॉड है, उसकी लीनियर डेंसिटी गिवन है ऑफ लेंथ L इज m/L² इंटू L प्लस एक्स। इज बोर्ड पे लिखा है m/L² इंटू L प्लस एक्स, ठीक है, L प्लस एक्स, where x is the distance from one end of the rod,
x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, फ्रॉम वन एंड ऑफ द रॉड, ठीक है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, मतलब रॉड का सेंटर ऑफ मास को लोकेट करना है, बताना है कहां है। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। अब जब कैलकुलेट सेंटर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, रॉड के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। तो क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझो, समझा रहा हूं जो, देखो यहां पे फोकस करो। ये क्वेश्चन है, ठीक है। लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, इसलिए देखो जो वैल्यू दिया है वो वैसा ही दिया है m/l² इंटू l प्लस एक्स। डायमेंशनली अगर चेक करोगे ना, ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि ये डायमेंशन डिस्टेंस का होगा, l प्लस एक्स जो भी होगा डिस्टेंस होगा, और नीचे डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस स्क्वायर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, डिस्टेंस, तो मास पर यूनिट लेंथ टाइप का ही है, ठीक है ना। अब खैर ठीक है, हम क्वेश्चन आते हैं, हमको रॉड का ही दिया है तो संयोग से जो समझाया है देखो जरा सा ध्यान से समझना, जहां दिक्कत हो पूछना, कंसंट्रेट करना। ये ऑरिजिन मान लिया x = 0, सेंटर ऑफ मास कहां होगा हमको लोकेट करना है, ठीक है। रॉड की लेंथ दे रखी है कितना, तो l लेंथ दे रखी है, यानी ये 0 है तो ये हिस्सा कितना हो जाएगा, x = l हो जाएगा, ठीक। अब हम वही काम करेंगे, रॉड का बनाना है और रॉड का मास यूनिफॉर्म नहीं है। देखो कैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर डेंसिटी है, तो मास पर यूनिट लेंथ दिया है, यानी कि जब x के जगह पे कुछ से 1 रखेंगे ये कुछ अलग वैल्यू देगा, 2 रखेंगे अलग वैल्यू आएगा, 3 रखेंगे अलग जाए, यानी अलग अलग डिस्टेंस पे मास क्या है, अलग होगा, डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ। अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना, कि इसी रॉड पे कुछ डिस्टेंस पे एक स्मॉल मास कंसीडर किया, उसके लिए पता करके हम पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक छोटा सा मास कंसीडर किया dm, ठीक, कितने डिस्टेंस पे, से x डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे जाके dm मास कंसीडर किया, और ये जो थिकनेस है इसकी, कुछ थिकनेस भी रही होगी, कुछ थिकनेस भी रही होगी, तो इसकी जो थिकनेस है, ये dm मास की जो थिकनेस है, ये थिकनेस है, ये कितनी है, तो ये हमने बोला dx है, ठीक है। इसकी कुछ थिकनेस भी होगी, तो dx थिकनेस का बहुत ही पतला है, dx थिकनेस का x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट कंसीडर किया। अब इतना सा स्मॉल थिकनेस किया तो इसका मास भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा, जिसको हमने क्या कहा, dm कहा, ठीक, क्लियर है। अच्छा, आप बोलोगे सर एक बात हमेशा ध्यान रखना, x पे जाके हम dx ही कंसीडर करते हैं, x पे जाके dy नहीं कंसीडर करते, x पे जाके dt नहीं करते, dp नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने कई dx से मिलके तो x ही बनेगा ना, छोटे छोटे dx, या इंटीग्रेशन ये पता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x बताया, तो कई सारे dx मिलके x ही बनाता है ना, तो हमने x पे जाके इसलिए dx कंसीडर किया, क्योंकि वेरिएबल क्या है, d बताता है कि चेंज कौन कर रहा है, चेंज x कर रहा है, x क्या है, लेंथ है, ये चौड़ाई जो है, चौड़ाई जिस यूनिट में रहेगी, समझना जिसमें बात, हाँ ठीक है, क्या चौड़ाई जिसमें है, चौड़ाई मान लो कि से, अगर चौड़ाई मान लो dx हम लिखे सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, तो जो ये डिस्टेंस x है वो भी तो सेंटीमीटर में ही होगा ना, वो भी तो सेंटीमीटर में ही होगा, कि 5 सेंटीमीटर पर जाके एक हमने बहुत ही पतला 1 सेंटीमीटर का चौड़ाई का थिकनेस का लिया, या 5 सेंटीमीटर पर जाके कुछ 0.1 mm थिकनेस लिया, मतलब ये लेंथ में है तो ये भी उसी लेंथ में होगा ना, यूनिट में होगा, तो लेंथ है तो ये भी, ये लेंथ है तो ये मास में नहीं हो सकता, ये लेंथ है तो ये तुम्हारा टाइम में नहीं हो सकता, तो x पे जाके इसलिए क्या लिया, dx लिया। अब जरा बात समझो, हमको क्या है, यही है इंटीग्रेशन x dm, इस तरह से x पे जाके एक लिया dm, दूसरा dm यहां, तीसरा dm यहां, dx थिकनेस का इस तरह से रखते चले गए, dm मास का इतना चौड़ाई dm मास कंसीडर कर रहा है, तो हर एक इतना चौड़ाई dm मास ही कंसीडर करेगा, तो इस तरह से रखना शुरू किए, टिल यहां से लेकर यहां तक रख दिए, यहां से लेकर लास्ट तक रख दिए, तो यानी सबका समेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x dm। अब यहां पे लिख रहे हैं, समझो, अब यहां पे हम पता कर रहे हैं पहले dm, यहां पे मास नहीं गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, पहले इंटीग्रेशन dm पता करते हैं। चूंकि इंटीग्रेशन dm कैसे पता करेंगे, तो जरा समझो, सिंपल मैथ,
डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मास पर यूनिट लेंथ। m यहां पे मान लो टोटल मास मान लिया, m मान लिया टोटल मास, लेट टोटल मास, m क्या है? टोटल। तो टोटल मास m है, तो यूनिट लेंथ का मास होता है ये, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का मास इतना है, समझना जरा, यूनिट लेंथ यानी 1 का मास इतना है, तो dx का मास कितना होगा? इंटू dx। इतना ये मास है इतने का, तो छोटा सा एलिमेंट जो dx का कंसीडर किया चौड़ाई का, उसका कितना होगा? इंटू dx। तो क्या लिखेंगे? यूनिट का इतना है m/l² इंटू l प्लस एक्स, तो dx का कितना होगा? 1 का इतना, तो dx का कितना है? इंटू dx। पहले बोलो, समझ में आया? इसी तरह से यही काम हमको मास पता करने के लिए कहां शुरू करना होगा? एक छोटा टुकड़ा यहां रखेंगे x इक्वल टू 0 पे, फिर उसके बगल में, फिर उसके बगल में, फिर बगल में, फिर बगल में, करते 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 पूरे लेंथ तक रखना पड़ेगा। यानी शुरुआत कहां से करनी होगी? 0 से। और कहां तक ये काम करना होगा? l तक। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 से l। इसका मतलब है ये टुकड़ा रखना शुरू किया हमने, dx जो भी है तुम्हारा, ये कहां से शुरू किया? ये हमने शुरू किया 0 से रखना, टिल कहां तक गए? l तक गए। पहले बोलो, क्लियर है? अब जरा ये पता करते हैं। अब इसमें कांस्टेंट बाहर करेंगे, m और l² कांस्टेंट बाहर हुआ। अच्छा, ये m ऐसा मत समझ लेना, कैंसिल, m मास है, समझाने के लिए बताया, ठीक है ना? m काटा मत देना, टोटल मास माना है ये, ठीक है। तो m/l² इंटू l प्लस एक्स, l टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन हो पाएगा? इंटीग्रेशन इसका l प्लस dx, कहां से कहां तक? 0 से l तक। इंटीग्रेशन dm यानी टोटल मास जो है, सर l बाहर चल जाएगा क्या? l इससे बाहर कैसे करोगे? प्लस से 2 प्लस एक्स, उसको छाट के हम बाहर थोड़ी कर सकते। a प्लस एक्स में से हम x बाहर थोड़ी कर पाएंगे, और करना भी चाहोगे तो बाई नीचे आ जाएगा, तो l/x+1 हो जाएगा, ठीक है ना? तो मतलब हाँ, तो फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे, क्या लिखेंगे? m/l², टोटल लेंथ अलग से था, बाहर कर लिया। एक टर्म होगा l dx होगा, और दूसरा x dx होगा, तो l बाहर करेंगे, l dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? lx होगा। l dx एक टर्म होगा, l बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन dx क्या होगा? x होगा। तो एक टर्म मेरा ये आएगा, इंटीग्रेशन करने के बाद मैं डायरेक्ट लिखूं, एक टर्म आएगा lx, पहला टर्म, क्लियर है? दिक्कत तो पूछना। दूसरा टर्म होगा x dx, तो x dx का क्या होगा? x²/2 प्लस x²/2। इसलिए पहले बहुत डिटेल में इंटीग्रेशन बताया है कि आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकें। पहले इतना डिटेल में मैथमेटिकल टूल्स में या बहुत जगह पहले भी यूज हो चुका है, इसीलिए, क्योंकि आप डायरेक्ट करें। l के साथ x का पावर 0 था, हाँ। ये x बन गया। हाँ, कहां पे? l के साथ हम लोग अज्यूम कर सकते हैं x का पावर 0, हाँ, वही x बन गया। हाँ, ये एक टर्म ये है ना, इंटीग्रेशन l dx, तो यही हुआ इंटीग्रेशन l dx, l कांस्टेंट बाहर हुआ, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सीधा बताया था x, तो lx हो गया, ठीक। 0 से l, एक बार अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या रखेंगे? x की जगह पे l, तो l² हो जाएगा, और ये हो जाएगा l²/2, और लोअर लिमिट दोनों x में 0 रखोगे तो ये पूरा 0 ही देगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, m/l² इंटू ये एलसीएम क्या आएगा? 2, और ऊपर 3 हो जाएगा, 3l²/2, l² से l² कैंसिल होगा, देखो मास के टर्म में ही आ गया, यानी टोटल मास कितना है? 3m/2। पूरी रॉड का मास हमको निकल गया, इंटीग्रेशन dm कितना निकल गया? 3m/2। अब जरा समझो, इंटीग्रेशन dm निकल चुका, पूरे रॉड का मास, ये वाला टर्म निकल चुका। अब हमको अपर निकालना है, इंटीग्रेशन x dm, ठीक। फिर डिवाइड करेंगे तब मेरा एक्सियम आएगा, ये वही है m1 x1 m2 x2, इंटीग्रेशन और समीशन एक ही चीज है। हमने यहां पर छोटा मास था, छोटे मास को हमने कंसीडर किया, उसको dm लिख दिया, x को x लिख दिया, और इंटीग्रेशन का मतलब, समीशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन उसी चीज को फॉर्मूले से करता है, तो यही चीज है। इधर समीशन है, समीशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन छोटा स्मॉल मास कंसीडर करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन dm, यही चीज है, ठीक। अब देखो, अब अगला टर्म हमको क्या निकालना है? इंटीग्रेशन x dm, इंटीग्रेशन x dm, नाउ इंटीग्रेशन x dm, तो जरा समझना, x dm, सॉरी x dm, तो x इंटू dm, dm कितना है? x dm, dm क्या लिखेंगे? ये वेरिएबल, ये तो पूरे का है, पूरा भी यूज नहीं कर सकते, m तो ये पूरे का है ना, समझना बात को, ये टोटल मास है, पर यहां पे x वेरिएबल है ना,
हाँ। तो x तुम वेरिएबल लिए कि x ये कभी x ये कभी ये कभी ये कभी ये, x वेरिएबल लिए और मास टोटल ले लोगे, ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो? x तुम वेरिएबल अलग अलग जगह सेम मास तो थोड़ी है कि x ये ले रहे हो और मास बोल रहे हो टोटल लेंगे। अगर x ये लेंगे तो मास यहां तक होगा, x ये लेंगे तो मास यहां होगा, x dx लेंगे तो मास इतना सा होगा, x इतना लेंगे तो मास इतना होगा। तो ये कांस्टेंट थोड़ी है पूरे के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमको सॉल्व करना होगा इंटीग्रेशन x dm। dm क्या है? ये वो ये अच्छा dm ये dm ये है। कैसे ये है कि हमने x डिस्टेंस पे स्मॉल एलिमेंट dx लिया जिसका मास क्या है? dm है। और छोटा मास कैसे कंसीडर किया? dx थिकनेस वाला जो था कि यूनिट का मास इतना है, यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, इसको इंटू dx किया, तभी dm आया था ना। तो dm हमारा ये है, तो dm है m बाई एल स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स इंटू dx। ये हुआ मेरा x डी। पहले बोलो ये क्लियर है? ये dm हो गया। और लिमिट लगा देंगे। ये काम हमको कहां तक करना है? पूरी लेंथ में करना है, 0 से l तक, पूरे लेंथ में करना है। जो वेरिएबल कौन है जिसके साथ d लगा होता है? वेरिएबल यहां क्या है? x। ठीक है, तो x के अलावा जितने टर्म है वो कांस्टेंट, उसको बाहर कर देंगे। तो बाहर क्या हो जाएगा? पूरे से m बाई एल स्क्वायर बाहर हो जाएगा। ये प्लस के साथ है तो इसको बाहर नहीं कर पाएंगे। फिर ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? lx प्लस एक्स स्क्वायर dx, लिमिट 0 टू l तक। अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, जरा बताओगे। l x dx पहला टर्म का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे? यहां लिख देते हैं, ध्यान से देखना, जरा समझना, या फिर रुको साफ सुथरा रहेगा, इधर साइड लिख देते हैं, इधर मिटा देते हैं। नहीं, एक बार अभी बोर्ड पर जगह ना, इधर नहीं, इधर नहीं लिखे थे, ये सब लिख देते ना। ठीक, उधर नहीं मिटाएंगे अभी, एक साथ ये नोट करना। अब देखो क्या है, बस इसको सॉल्व भी करेंगे, अब हो गया क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन यहां से क्या आया? x dm। तो इंटीग्रेशन x dm कितना होगा? तो देखोगे यहां पे, तो m बाई एल स्क्वायर, इस टर्म का बताओगे, इसमें l बाहर करेंगे, x dx कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा एल एक्स स्क्वायर बाई 2। ये समझ में आ रहा है? एल एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस दूसरा टर्म क्या होगा? एक्स क्यू बाई 3 प्लस दूसरा टर्म हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से l तक। सॉल्व करो इसको। m बाई एल स्क्वायर, अपर लिमिट क्या हो जाएगा? ये एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब बाई 2, ये एल क्यूब बाई 3, और इधर x रखोगे तो 0 ही देगा दोनों x। ठीक है, इसको एलसीएम लो, m बाई एल स्क्वायर इंटू, इसका एलसीएम लोगे 0 तो 0 छोड़ दो, 2 3 6, और इधर 3 इधर 2, क्या हो जाएगा? 5 एल क्यूब हो जाएगा। तो यहां से एल स्क्वायर से 2l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 ml बाई 6। तो 5 ml बाय 6। हाँ, ये क्या आया? ये आया XDM। नहीं, तो XCM निकालना हमको है। XCM क्या बोला? समेशन इसका XDM, समेशन XDM बाय टोटल मास इंटीग्रेशन DM। XDM कितना आया? 5 बाई 6 m इंटू एल, और DM कितना आया? 3m बाई 2 डिवाइड बाय 3m बाई 2। ठीक, तो ये कैंसिल होगा, m से m क्या हो जाएगा? चला जाएगा। देखो XCM लेंथ में ही निकलेगा, इसलिए 2 बाई 3, तो ये कितना आ जाएगा? 5 बाई 9। सॉल्व करोगे 5 बाई 9l, तो ये लेंथ में ही आना चाहिए था, XCM लेंथ में ही है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो पहले बोलो समझ में आया? तो ये इंटीग्रेशन का अप्रोच था, आज इसको नोट कर लो। अगली क्लास जो होगी उसमें फिर अलग अलग शेप का इंटीग्रेशन, इसका भरपूर यूज देखेंगे। यहां तक तो एडवांस में भी आता है क्वेश्चन, मेंस का भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो मेंस में भी जाता है, मेंस का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और एडवांस में भी जाता है, दोनों में जाता है। इससे आगे जो बताएंगे 2-3 लेक्चर, वो प्योरली एडवांस का होगा। वहां पे अलग अलग शेप का बताएंगे कि तुम्हारा रिंग जो होगा, आधा रिंग, हाफ रिंग, पूरा रिंग का सेंटर मास तो बीच में होता है, ओरिजिन पे, ओ पे, सेंटर पे। आधे रिंग का कहां होगा? आधे डिस्क का कहां होगा? कोन जो होता है, कोन जो होता है, कोन का कहां होगा? तो इन सब का कैसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास,
वो देखेंगे, ठीक है ना। चलो चलो इतना नोट कर लो।